हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो अभी तक मैंने आप लोगों को बिहार एसेट के पाठ्यक्रम में जितनी भी कहानी, उपन्यास और नाटक लगे थे वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज का जो वीडियो है वो निबंध से संबंधित है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग कौन कौन से निबंधों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे गेहूं और गुलाब, उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, और तीसरा निबंध है श्रद्धा और भक्ति, और चौथा निबंध है आचरण की सभ्यता। इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को कुल 4 निबंध पढ़ाऊंगी। इन निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो सब मैं आपको बताते हुए चलूंगी। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने बिहार एसेट से संबंधित एक अलग सा प्लेलिस्ट बना दिया है। आप एक बार जाके मेरे चैनल पे उस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा। आपके पाठ्यक्रम में जो जो रचनाएं लगी हुई हैं वो आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आज मैं जो निबंध से रिलेटेड वीडियो पढ़ाऊंगी आप लोगों को, इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ, साथ ही साथ मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो मैंने अभी तक पोस्ट किए हैं उन सारे वीडियो के पीडीएफ वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं गेहूं और गुलाब निबंध को। सर्वप्रथम आपको ये याद रखना है कि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1899 ईस्वी को बेनीपुर गांव, मुजफ्फरपुर, बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये स्वाधीनता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल जेल में रहे हैं। आगे देखेंगे इनके कुछ कहानी संग्रह। पहला है चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह, लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ उपन्यास। पहला उपन्यास है इनका पतितों के देश में, कैदी की पत्नी और 7 दिन। यात्रा वृत्तांत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इनका यात्रा वृत्तांत है, परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इसे स्पेशली याद रखिएगा। पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, और दूसरा यात्रा वृत्तांत है उड़ते चले। नाटक देखेंगे, इनका नाटक है अम्रपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, सिंह विजय, राम राज्य, गांव के देवता, नया समाज तथा नेत्रदान। ठीक है, इनके महत्वपूर्ण संस्मरण और रेखाचित्र। पहला है जंजीरें और दीवारें, मील के पत्थर। निबंध है इनका वंदेवाणी विनायकों और सतरंग, जो कि इनका ललित निबंध है। इन्होंने 2 जीवनियाँ भी लिखी हैं, और वो किसके चरित्र पर लिखी हैं आपको पता होना चाहिए। पहली जो इनकी जीवनियाँ हैं वो लिखी है कार्ल मार्क्स पर, और दूसरा है जयप्रकाश नारायण पर। इन्होंने विद्यापति की पदावली का संपादन भी किया है। आगे देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने बिहारी सस्सई पर टीकाकरण भी किया है। तो इस प्रकार रामवृक्ष बेनीपुरी की जो भी नाटक, उपन्यास, रचनाएं थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। अब आगे हम लोग देखेंगे इनका निबंध गेहूं और गुलाब। तो जो गेहूं और गुलाब निबंध है इसका प्रकाशन वर्ष 1948 से 1950 के बीच लिखे शब्द चित्रों का यह संग्रह है। इसमें कुल 25 शब्द चित्र हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग याद रख लीजिएगा। गेहूं और गुलाब निबंध में कुल कितने शब्द चित्र शामिल हैं? तो 25 शब्द चित्र शामिल हैं। आप सब इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से कुल 4 से 5 प्रश्न पूछूंगी, और उस प्रश्न का उत्तर इसी वीडियो से रिलेटेड होगा। और सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट ज़रूर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उन 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बताऊंगी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब इनका पहला निबंध है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखेंगे हम लोग। इस संग्रह में गेहूं और गुलाब शीर्षक एक शब्द चित्र भी है। इनमें समाज, परिवार, व्यक्ति, संस्कृति, प्रकृति, किसान, मजदूर, समाज के वंचित वर्गों यानी डोम, कंजर, घास वाली, पनिहारिन इत्यादि का चित्रण हमें इस शब्द चित्र में देखने को मिलता है। तो इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस शब्द चित्र में रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किसका किसका वर्णन किया है। लेखक ने स्वयं घोषित किया है, यह पुस्तक है और आंदोलन भी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये कोटेशन दे देगा कि यह पुस्तक भी है और आंदोलन, यह कथन किसका है।
तो आपको पता होना चाहिए कि ये कथन रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। आगे देखेंगे हम लोग, जो गेहूं और गुलाब निबंध है, ये शब्द चित्र है। ठीक है, जब आप इस निबंध को पढ़ेंगे, इस निबंध के प्रथम पृष्ठ पर ही रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है, गेहूं हम खाते हैं, गुलाब हम सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से हमारा मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, क्या हम चाहते हैं पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर पर तृप्त मानस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग, गेहूं बनाम गुलाब एक ललित निबंध है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस निबंध के लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक एवं राजनीति प्रगति का प्रतीक माना है और गुलाब को मनोवैज्ञानिक अर्थात सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। इन दोनों का संतुलन ही मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। आगे देखिए, गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि हम लोग जिस निबंध को पढ़ रहे हैं वो निबंध किस चीज का प्रतीक है। गेहूं और गुलाब एक प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में लेखक ने गेहूं को भौतिक, आर्थिक और राजनीति प्रगति का प्रतीक माना है तथा गुलाब को मानसिक, सांस्कृतिक प्रगति का प्रतीक माना है। जो मानव है वो प्राचीन काल से ही सौंदर्य का ही प्रेमी रहा है। रामवृक्ष बेनीपुरी के आप इस लाइन को देखिए, तब भी आप लोग मेरे वीडियोस को देखा करें, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करें, क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को मैं पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लिया कीजिए, या फिर इस पीडीएफ को एक बार प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और साइड में मैं जो भी अलग से चीज़ें बताती हूँ उसे आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। अब इस लाइन को देखिए आप लोग, जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर आया, शुद्ध शुद्ध प्यासा प्यासा, क्या खाया क्या पिया, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्ष को वृक्ष को भोक मोरा, काट पतंगा पशु पक्षी कुछ ना छट पाए उससे। ठीक है, ये लाइन इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। जो गेहूं और गुलाब निबंध है, ये निबंध हमारा ध्यान भौतिक जगत की गहराइयों से हटकर सांस्कृतिक जगत की धरातल की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, जो संघर्ष के बीच भी हमें सौंदर्य को देखने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो इस निबंध से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी मैंने आप लोग को बता दी है, और इस पूरे निबंध का पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को शेयर कर दिया है। आप लोग एक बार उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आगे देखेंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, मैं सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करके आप लोग को बताऊंगी। तो अब हम लोग देखेंगे आचरण की सभ्यता। इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। ये रचना आप लोगों के यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो जो आचरण की सभ्यता है, इसके लेखक है सरदार पूर्ण सिंह। आगे देखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह भारत के देशभक्त, शिक्षक, अध्यापक, वैज्ञानिक एवं लेखक थे। वे पंजाबी कवि थे और आधुनिक पंजाबी काव्य के संस्थापकों में इनकी गणना भी होती है। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी में हुआ था। इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म 17 फरवरी 1881 को हुआ था। अब हम लोग देखेंगे सरदार पूर्ण सिंह के कुछ निबंध जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। पहला है सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। मजदूर और प्रेम, कन्यादान, पवित्रता। अब आगे देखिए आप लोग, आचरण की सभ्यतामय भाषा सदैव मौन रहती है। ये जो निबंध है, इस निबंध में लेखक ने गरीब पहाड़ी किसान और शिकारी राजा के उदाहरण द्वारा सच्चे आचरण का निरूपण किया है कि किस तरह वह किसान अपने पवित्र आचरण द्वारा शिकारी के दूषित हृदय को बदल देता है। इस तरह पवित्रता और अपवित्रता दोनों से ही आचरण का निर्माण होता है। इसी बात को पृष्ठभूमि बनाकर इस पूरे निबंध की रचना की गई है। तो आप लोग इसे देखिए। निबंध के अनुसार धर्म किसी जाति को उन्नत नहीं बनाता, बल्कि उसका आचरण, परिश्रम और कर्म उस जाति को महान बनाता है। जो कर्महीन है, जो व्यक्ति कभी भी आचरण की सभ्यता को नहीं प्राप्त कर सकता, जो
ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के भेद से मुक्त हो जाता है, वे आचरण की सभ्यता को प्राप्त कर लेता है। आगे देखेंगे, सरदार पूर्ण सिंह ने आचरण की सभ्यता निबंध में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व की अपेक्षा शुद्ध आचरण को महत्व दिया है, जिसके लिए हृदय में नम्रता, दया, प्रेम, उदारता का होना आवश्यक है। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के प्रेम और धर्म से सारे जगत का कल्याण होता है। इस निबंध में लेखक ने यह बताना चाहा है कि किसी भी मनुष्य के चरित्र का जो निर्माण होता है, व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है, वो उसके आचरण से ही होता है। ठीक है, आचरण की जो सभ्यतामयी भाषा है वो सदैव मौन रहती है। इसमें नाम मात्र का भी शब्द नहीं होता है। इसे देखिए आप, आचरण की सभ्यता का देश ही निराला है। इसमें ना शरीर, ना झगड़े हैं, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, ना उनमें विद्रोह है, ना ही जंग के नामो निशान, और ना वहाँ कोई ऊंचा है ना नीचा, ना कोई वहाँ धनवान है ना कोई वहाँ निर्धन। यानी जो आचरण का देश है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऊंचा नीचा, गरीब अमीर नहीं है। वहाँ पर सारे व्यक्ति एक समान हैं। आगे देखेंगे हम लोग, लेखक का स्पष्ट विचार है कि केवल धर्म किसी जाति को उन्नत नहीं बनाता है। यानी किसी भी धर्म जाति से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बनता है, अपितु कठोर जीवन, परिश्रम, खोज एवं सतत प्रयत्न किसी जाति को उन्नत बनाते हैं। साथ ही संसार में सतत परिश्रम ही आचरण का स्वर्ण होता है। कभी भी अकर्म एवं आलसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति आचरण की सभ्यता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आचरण की प्राप्ति केवल स्वप्न देखने से नहीं होती, अपितु लगातार परिश्रम करने से होता है। यानी अगर हमारे अंदर हमें कोई गुड हैबिट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें लगातार अपने ऊपर वर्क करना होता है। तो इसी बात को लेखक ने यहाँ अपने शब्दों में लिखा है कि अगर हमें आचरण की प्राप्ति करनी है तो सिर्फ सपना देखने से उस आचरण की प्राप्ति हमें नहीं होगी। उसके लिए हमें निरंतर परिश्रम करना होगा। किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सपने नहीं देख सकते, हम सिर्फ इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम इस परीक्षा में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता होती ही होती है। आगे देखिए, धर्म पुस्तकों से कुछ नहीं होता है और ना आडंबरों से शुद्ध आचरण की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले प्राकृतिक सभ्यता प्राप्त करो। प्राकृतिक सभ्यता से मानसिक सभ्यता आएगी और मानसिक सभ्यता के आते ही आचरण की सभ्यता प्राप्त होगी। इस आचरण की सभ्यता के प्राप्त होते ही शरीर, मानसिक एवं आध्यात्मिक सभी संकट समाप्त हो जाएंगे। आपके अंदर जैसे ही अच्छे आचरण, अच्छे गुण आएंगे, तो स्वयं ही आपको मेंटली एंड फिजिकली पीस, शांति आपको खुद ही प्राप्त होगी। आगे देखिए आप लोग, द्वेष, विद्रोह, ऊंच नीच की भावना आदि का भेद समाप्त हो जाएगा। मानवता की स्थापना होगी। सर्वत्र प्रेम और एकता का अखंड राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आचरण की सभ्यता निबंध भी समाप्त हुआ। अब आगे देखेंगे हम लोग, नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध निबंध है और इस निबंध को लगभग सारे विद्यार्थियों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी होगा। इस निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 19 मई 1979 ईस्वी में। ये हिंदी के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार भी रह चुके हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में संकलित है। कल्पलता निबंध संग्रह 1915 ईस्वी में लिखा गया है। यह विचार प्रधान व्यक्तिनिष्ठ निबंध है। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है, यह निबंध व्यक्तिनिष्ठ निबंध है, साथ ही साथ विचार प्रधान निबंध भी है। आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, 1973 में आलोक पर्व निबंध संग्रह के लिए उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में जितने भी लेखक शामिल होते हैं, हमें ये भी याद होना चाहिए कि उन्हें किस रचना पे साहित्य अकादमी, कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहले हम लोग देखेंगे इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। सर्वप्रथम है
सूर साहित्य 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद 1952 ईस्वी। कबीर 1942 ईस्वी। नाथ संप्रदाय 1950 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार 1949 ईस्वी। साहित्य का मर्म 1949 ईस्वी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह को। पहला है अशोक का फूल 1950 ईस्वी। कल्पलता 1951 ईस्वी। विचार और वितर्क। अगला निबंध है इनका विचार प्रवाह। आगे देखेंगे हम लोग कुटश 1964 ईस्वी। आलोक पर्व 1972 ईस्वी, जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त है। साहित्य सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं और देवदारू, ये सारे इनके प्रसिद्ध निबंध है और इन निबंधों को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में हजारी प्रसाद के निबंध से संबंधित 1 या 2 प्रश्न तो ज़रूर ही पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास। पहला है बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी। उसके बाद है चारुचंद्र लेखा 1963 ईस्वी। पुनर्नवा 1973 ईस्वी। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी। अब हम लोग देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध को। इस निबंध को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी जिज्ञासु पुत्री के बाल सुलभ प्रश्नों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं का उत्तर देने के लिए विचारों का ताना बाना इस निबंध में उन्होंने बुना है। वर्तमान समय में नाखून का बढ़ना एवं मनुष्यों द्वारा उनको काटना नियमित ढंग से गतिमान है। नाखून की इस प्रकार उपेक्षा से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ। प्राचीन युग में जब मानव में ज्ञान का अभाव था, अस्त्रों शस्त्रों से उसका परिचय नहीं था, तब इन्हीं नाखूनों को उसने अपनी रक्षा हेतु सबल अस्त्र समझा। किंतु समय के साथ उसकी मानसिक शक्ति का विकास होता गया। उसने अपनी रक्षा हेतु अनेक विस्फोटक विध्वंसकारी अस्त्रों का आविष्कार कर लिया। अब नाखून की उसे आवश्यकता नहीं रही, किंतु प्राकृतिक पदत यह अस्त्र आज भी अपने कर्तव्यों को भूल नहीं सका है। मनुष्य की नाखून के प्रति उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब पाशविकता का त्याग एवं मानवता का अनुसरण करने की ओर उन्मुख है। किंतु आधुनिक मानव के क्रूर कर्म यथार्थ हिरोशिमा का हत्याकांड से उपयुक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पाशविकता ही मानवता को चुनौती देती है। कौन चुनौती देता है? पाशविकता ही मानवता को चुनौती देती है। वात्सायन के कामसूत्र से ऐसा मालूम होता है कि नाखून को विभिन्न ढंग से काटने एवं संवारने का भी एक युग था। प्राणी वैज्ञानिकों के अनुसार नाखून के बढ़ने में सहज वृत्तियों का प्रभाव है। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शरीर में अब भी पार्श्विक गुण वर्तमान है। अस्त्र शस्त्र में वृद्धि भी उसी भाव का परिचायक है। मानव आज सभ्यता के शिखर पर अधिनिष्ठ होने के लिए कृत संकल्प है, विकासोन्मुख है, किंतु मानवता की ओर नहीं अपितु पशुता की ओर। उसका भविष्य उज्जवल है, किंतु अतीत का मोहपाशक सशक्त है। आगे देखेंगे हम लोग। भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न जातियों के आगमन से संघर्ष होता रहा, किंतु उनका धार्मिक प्रवृत्ति में अत्यंत बर्बरता और क्रूरता को कहीं आश्रय नहीं मिला। उनमें तप, त्याग, संयम और संवेदना की भावना का ही बहुमूल्य था। इसीलिए कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, अतः पशुता पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य का विशिष्ट धर्म है। बाह्य उपकरणों की वृद्धि, पशुता की वृद्धि। महात्मा गांधी की हत्या इसका ज्वलंत प्रमाण है। इससे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की क्या पृष्ठभूमि थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। अब आगे देखेंगे हम लोग इस वीडियो का अंतिम निबंध, वो है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति निबंध काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है और इस निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था
4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, कोशकार, अनुवादक, कथाकार और कवि रह चुके हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित कुछ कृतियाँ हमें पता होनी चाहिए। पहला है जैसी ग्रंथावली, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। भ्रमर गीत सार 1926 ईस्वी। गोस्वामी तुलसीदास और भारतेंदु संग्रह, ये इनके संपादित कृति हैं। आगे देखेंगे हिंदी शब्द सागर, ठीक है। अब इनके कुछ मौलिक रचनाएं और कविताएं हैं, जैसे जैसी, तुलसीदास, सूरदास और रसमीमांसा, ठीक है। रसमीमांसा का प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह, क्योंकि इनके निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है काव्य और रहस्यवाद 1929 ईस्वी। विचार विधि 1930 ईस्वी। रसमीमांसा वेरी इंपॉर्टेंट 1949 ईस्वी। चिंतामणि भाग 1 1929 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 1945 ईस्वी। और चिंतामणि भाग 3 जिसको संपादित किया था नामवर सिंह ने, और चतुर्थ भाग जो चिंतामणि का है उसे प्रकाशित किया था कुसुम चतुर्वेदी ने। तो आपको चिंतामणि के जो भाग 1 से भाग 4 में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है कि चिंतामणि भाग 4 के प्रकाशक कौन है, तो वो है कुसुम चतुर्वेदी। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है 1929 ईस्वी, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे देखेंगे चिंतामणि भाग 1, इसमें कुल आपके 17 निबंध संकलित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। भाव या मनोविकार संबंधी इनके कुल 10 निबंध हैं। पहला है भाव मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा। आगे देखेंगे लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, ठीक। अब आगे देखेंगे हम लोग श्रद्धा भक्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध का प्रतिनिधि निबंध है। श्रद्धा भक्ति निबंध की मूल संवेदना क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देखकर उसके प्रति हृदय में जो स्थायी आनंद का भाव आता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। इस निबंध में बुद्धि प्रधान के बीच बीच में हृदय की भी भूमिका को इसमें सरसता से दिखाया गया है। संतान को पाने की इच्छा, सांसारिक सुख की इच्छा इस निबंध में संकलित किया गया है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का श्रद्धा और भक्ति निबंध है, इसमें श्रद्धा का मूल तत्व क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो जो श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार करना, और जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है। एक जगह आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आप लोग को बता देती हूँ। जो श्रद्धा है वो 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रतिभा संबंधी श्रद्धा, शील संबंधी श्रद्धा, साधना संपत्ति संबंधित श्रद्धा, ठीक है। श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रकट करते हैं। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है तो भक्ति भगवत विषयक प्रेम को हम कहते हैं। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है तो हम भक्ति किसे कहते हैं, भगवत विषयक प्रेम को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध परंपरा के केंद्रीय रचनाकार हैं। इन्होंने हिंदी निबंध को काफ़ी विस्तारपूर्वक अपनी रचनाओं में शामिल किया है। श्रद्धा और भक्ति निबंध में उनका परिपक्व निबंध शैली का दर्शन हमें देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध लिखने की जो शैली है वो है निगमनात्मक शैली है। वो पहले चिंतन करते हैं, फिर अनेक उदाहरणों के साथ उसकी पुष्टि करते हैं। वे अपनी पुस्तक के आरंभ में श्रद्धा की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण तथा शक्ति का विकास देखकर उसके प्रति हृदय में जो स्थायी आनंद भाव आता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। इस परिभाषा में शुक्ल जी वह शैली भी दिखती है जिसमें वह किसी मनोभाव का सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक परिभाषा देते हैं। आगे देखेंगे उनके निबंध में यद्यपि बुद्धि की प्रधानता है किंतु बीच बीच में हृदय की भी भूमिका है, जिससे निबंध में सरसता आती है। जब वे निजी जीवन का उदाहरण देते हैं या हास्य व्यंग करते हैं तो हृदय की भूमिका स्पष्ट रूप से हमें नजर आती है। शुक्ल जी की निबंध शैली की एक विशेषता यह भी है कि वे मुख्य विषय के साथ आने वाले अन्य विषयों का भी सूक्ष्म वैज्ञानिक विवेचना
करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का विवेचना तथा अंतर संबंधों की व्याख्या की विशेषता हमें देखने को मिल जाती है। आगे देखेंगे हम लोग। भाषा के स्तर पर शब्दों का सही प्रयोग, सटीक शब्दावली, नए शब्दों का निर्माण उनकी अद्वितीय विशेषता है। विचारों की गुण गुफ्ती परंपरा में वाक्यों की प्रवाहमयी संरचना शुक्ल जी के निबंध शैली की अन्यतम विशेषता है। ये सारी विशेषताएं श्रद्धा और भक्ति निबंध में विद्यमान है। आप इस लाइन को देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है। पूछ लेता है परीक्षाओं में कई बार कि ये कथन किसका है, तो आपको पता होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है और ये कथन उनके निबंध श्रद्धा और भक्ति से लिया गया है। श्रद्धा और भक्ति शुक्ल जी के निबंध का प्रतिनिधि निबंध है। दूसरे शब्दों में श्रद्धा और भक्ति में शुक्ल जी के निबंध शैली की सारी विशेषताएं मौजूद हैं। तो हम लोगों ने श्रद्धा और भक्ति निबंध को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि हम श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या है। इस पूरे निबंध को पढ़ने के बाद, तो इस निबंध को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हम लोगों को किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगता है, किसी चित्रकार का बनाया गया चित्र हमें बहुत सुंदर लगता है, किसी गायकार का गाया हुआ गाना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो उन लोगों की कला है वो हमारे सुहृदय में बस जाती है और वो जो भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 4 निबंध को पढ़ लिया है। अब मैं आप लोगों से कुल 4 प्रश्न करूंगी। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो पहला प्रश्न है आप लोगों का, चिंतामणि का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था? मैंने ये आप लोग को बताया था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आप लोग नोट डाउन कीजिए, नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? ठीक है, ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। और आपका तीसरा प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? और जो चौथा प्रश्न है कि गेहूं और गुलाब निबंध में कुल कितने शब्द चित्र शामिल हैं? ठीक है, सारे स्टूडेंट इन चारों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देंगे और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी उसमें मैं आप लोगों को इन सारे प्रश्न के उत्तर बता दूँगी। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का फुल PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।